तो कैसे हैं होने वाले टीचर्स? आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर जो हमारे पूछे गए थे पेपर 2, ठीक है, एस्टेट के फिजिक्स पेपर का पेपर 2 का शिफ्ट नंबर 3 में कब पूछा गया था? 2020 के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं 100 क्वेश्चन का सेट है। हमारी कोशिश है कि आप अच्छे से समझ पाओ, समझ में आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। पहला क्वेश्चन कह रहा है m द्रव्यमान वाले एक वस्तु को पलायन वेग के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? पलायन वेग के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m। m मास के लिए किसी पलायन वेग क्या होता है? सबसे पहली बात, पलायन वेग क्या होता है? किसी भी ग्रह से किसी वस्तु को ऐसे वेलोसिटी के साथ, वेग के साथ फेंका जाए कि वापस लौट के ना आए, उसको क्या कहते हैं? उस वस्तु का पलायन वेग, ठीक है। अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग होता है। तो पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल्स टू 2gr या 2gm/r। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ प्लेनेट जो भी मास रहेगा, और r हमारा उसका रेडियस। तो कहीं भी वस्तु के मास की कोई चर्चा नहीं है, मतलब वस्तु का मास इसमें कहीं भी नहीं है। तो सिंपल सा मास नहीं है, मतलब क्या लिखेंगे? मास क्या होगा? 1, या इसको सिंपल सा हम कहते हैं तो m पे पावर 0 का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, तो 1। तो पृथ्वी के लिए याद रखेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि इस वेग के साथ किसी को फेंका जाएगा, ठीक है, ऊपर, तो वापस लौट के नहीं आने वाला है, चला जाएगा पृथ्वी से। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला का m पे पावर 0, ठीक है। पलायन वेग क्या होता है ये पढ़ सकते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता है, ठीक है। एकदम आसान सा परिभाषा है, आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्या रहा है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। पृष्ठ तनाव क्या होता है? सरफेस टेंशन इक्वल्स टू होता है फोर्स बाय लेंथ, ठीक है। फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर, इसको क्या कह सकते हैं? न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर, दूसरा का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के बीच कोण क्या होगा? P प्लस क्यू का मतलब क्या है? यदि मान लो ये हमारा P है और ये हमारा मान लिया Q है, तो P प्लस क्यू का मतलब P इधर और Q भी इस साइड, ठीक है। मतलब ये हमारा Q, ये हमारा P, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 0। यदि हमारा P इस साइड है और Q माइनस क्यू है ना, तो माइनस क्यू इस साइड होगा, तो एंगल कितना होगा? 180, ठीक है। हो सकता है ना। तो जब ये डायरेक्ट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रहेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है, P इस तरफ और Q हमारा ऐसा किसी थीटा एंगल पे, तो रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या कहलाएगा? P प्लस वेक्टर Q। यदि ये P है हमारा, ये हमारा क्या है? Q है। तो समझाने का मतलब ये है कि जो P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के बीच का एंगल की यदि बात की जाए तो हमारा क्या हो सकता है? जैसे इसके लिए तो ये हो गया ना हमारा दोनों के बीच के कोण, ये मान लो अल्फा मान लेते हैं। यदि हमारा P प्लस क्यू ऐसा और P माइनस क्यू इतना, प्लस यदि ऊपर है तो Q क्या होगा? नीचे की तरफ। अब दोनों के बीच का एंगल कितना? ये। तो क्या समझाने का मतलब है कि ये 0 डिग्री से लेके 180 के बीच कुछ भी हो सकता है। ऐसा कहीं क्लियर नहीं ना P कहाँ है और Q कहाँ है। तो सिंपल सा कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में कहीं भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। क्या न्यूटन और डाइन के बीच संबंध के लिए निम्नलिखित से कौन सही है? मतलब रिलेशन आपको बताना है न्यूटन और डाइन के बीच में। याद रखिए, अभी इतना टाइम नहीं है कि आप उसको सीखे। 2 चीजों को याद रखना है, एक न्यूटन और डाइन के लिए, न्यूटन और डाइन के लिए, और दूसरा याद रखना है जूल और अर्ग के लिए, ठीक है। एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम की बात करें, एसआई सिस्टम में हमारा न्यूटन या जूल होता है, एमकेएस सिस्टम का ही एक्सटेंशन रूप है एसआई, और सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है और अर्ग होता है, ठीक है। याद रखना है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन और 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। फिलहाल हमसे सिर्फ न्यूटन और डाइन का पूछा है, हो सके कहीं पूछ दे न्यूटन क्या इसका जूल और अर्ग का, तो याद रखेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा? सिंपल सा कैसे होता है, बहुत ही आसान सा चीज है, दोनों सिस्टम में लिखिए और काट कुट कीजिए। तो फोर्थ का, 5th का
म्यू एस बाई म्यू के का मान क्या होता है? म्यू एस बाई म्यू के, म्यू एस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू के का मतलब होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। ठीक है, यह सिंपल सा है, जो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होता है। तो म्यू एस भी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। तो स्वाभाविक सी बात, दोनों का रेशियो करते हैं तो क्या होता है? म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, तो म्यू एस बाई म्यू के इज ग्रेटर देन 1। एकदम आसान सा चीज है, याद रखेंगे। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से चलने वाली एक वस्तु के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? मतलब यह है कि बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन दी सर्कुलर पाथ, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब ये सर्कुलर पाथ है, इस पे कोई जो वस्तु है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। लेकिन यदि बात करें इसके वेलोसिटी की, वेग या वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके वजह से वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज करेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है इसका, यही पूछा जा रहा है ना। वस्तु में से कौन सही है? नियत चाल से चलने पर वस्तु के लिए कौन सही है? तो नियत चाल से चलने पर वस्तु के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा डायरेक्शन के कारण। तो सिंपल से यहाँ कहते हैं इसके काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हर एक जगह इसके पास सेम होगा। ठीक है, अब चलिए कोई कह सकता है कि भाई फोर्स की बात करें, तो फोर्स की कहानी क्या है? फोर्स की यदि हम बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, तो इस जगह पे इस डायरेक्शन में रहेगा, इस जगह पे इस डायरेक्शन में रहेगा, इस जगह पे इस डायरेक्शन में रहेगा, सब जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड वाले फोर्स का सेम हो, क्या होता है फोर्स का? mv² बाई आर। मैग्नीट्यूड जरूर सेम है लेकिन डायरेक्शन हर एक जगह चेंज है। और चूंकि एनर्जी जो होती है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर तो कहीं भी डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं है, तो हर एक जगह काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी सेम होगी। तो आंसर क्या होगा हमारा? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और एक चीज याद रखेंगे, अब इस पे घूमने के लिए वस्तु को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, वस्तु यहाँ से चलेगी वापस यहाँ पहुंचेगी, मतलब जहां से चली तो वहीं पहुंच गई, तो टोटल विस्थापन क्या? जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, जिसके वजह से कार्य शून्य रहेगा। यदि कोई वस्तु क्या है, एक समान चाल से किसी वृत्ताकार पथ पे चलती है तो इसको भी ध्यान रखेंगे। सेवेंथ, एक बल F बराबर इतना एक वस्तु को S बराबर इतना मीटर से विस्थापित करता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? चलिए ठीक है, तो द वर्क डन इज, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, याद रखेंगे। देखिए इससे पहले भी ऑब्जेक्ट जो पेपर 1 की कहानी थी उसके अंदर भी वर्क डन की चर्चा किए थे, सेम कहानी वहां पर भी हम आपको वेक्टर फॉर्म में बताए थे। W इक्वल्स टू क्या होता है? वेक्टर F डॉट वेक्टर S, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट में। तो लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास? F की वैल्यू 4i प्लस 5j डॉट S की वैल्यू कितनी है? 3i माइनस j। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट का कुछ याद होगा, याद रखेंगे, ये पूरा सेट को याद रखेंगे। ठीक है, वेक्टर सबसे ज्यादा मायने रखता है। a डॉट v इक्वल्स टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, a क्रॉस b क्या होता है? ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर देता है जबकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देता है, इसलिए वर्क भी हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ध्यान रखें हर एक पॉइंट को। अब डॉट प्रोडक्ट केस में सेम को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट 1 आता है, आप डिफरेंट वाले को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसका 0 आता है। मतलब सेम को करेंगे तो 1 आएगा, और सेम और डिफरेंट को करेंगे मतलब i को j के साथ करेंगे तो 0 आएगा। तो फटाफट करने के लिए सिंपल सा 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू माइनस 1, j वाले को j के साथ, i वाले को i के साथ, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू इसके साथ क्या है? माइनस 1, ये हो गया 12। अब माइनस 5 मतलब 7, और चूंकि ये वर्क है, कार्य है, तो कार्य का क्या होता है? जूल होता है, 7 जूल। एकदम आसान सा है, तो 7 जूल। आंसर क्या हो जाएगा इसका भी? कुछ नहीं है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का कमाल है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। संभव है कि पेपर 1 में, पेपर 2 में, जिसमें पूछना हो पूछ सकता है, इजी चीज है। नेक्स्ट की बात करते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? ओके, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए इस चारों में से कौन सही है? ध्यान रखना है, जब परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा, प्रत्यास्थ टक्कर होगा, ओके, पूर्ण,
तो हमारा ई की वैल्यू 1 होती है, जबकि इन इलास्टिक कॉलिजन होता है और प्रत्यास्थ होता है तो ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और अदर केस में 0 से 1 के बीच वेरी करती है। हमको यहाँ क्या पूछा है, इलास्टिक के लिए, तो यहाँ क्या होगा, ई की वैल्यू 1, तो आंसर क्या होगा, ई की वैल्यू 1, एकदम आसानी से। नेक्स्ट बात करते हैं, व्यास का परितः द्रव्यमान एम त्रिज्या आर के लिए एक वृत्ताकार तार के जड़त्व तो आघूर्ण निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, तो सिंपल सा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस एम एंड रेडियस मास एम एंड रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर के अबाउट जो होता है वो होता है हमारा mr²/2। इसके साथ साथ आप याद रखोगे, रिंग के लिए mr² सेंट्रल एक्सिस से, डिस्क के लिए mr²/2, रॉड के लिए ml²/12 और सॉलिड सिलेंडर के लिए mr²/2। इतना ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा में। ठीक है, फिलहाल इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, mr²/2। 10th, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए निम्न से कौन कथन सत्य है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कहीं भी वैरी नहीं करता, मरलता नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। भैया मात्रक कितना सारा दिख रहा है, कैसे नहीं होता है, सभी मात्रकों की पद्धति के लिए इसका मान एक ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ही न्यूटन को बदलोगे, मीटर को बदलोगे, किलोग्राम को बदलोगे तो वैल्यू तो बदलेगी ही। ठीक, यह एक बल है, बल तो है नहीं। नेक्स्ट हमारा, जिस माध्यम में पिंड को रखा जाता है उसके प्रकृति पर यह निर्भर नहीं करता है। स्वाभाविक बात है, जी की वैल्यू माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उस कहीं भी आप रख दोगे जी की वैल्यू सेम ही रहने वाली है। जैसे एक हमारा होता है कूलम्स कांस्टेंट, वो माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि जी का जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। 11th, प्रवासो अनुपात या पॉइजन्स रेशियो कैन नॉट हैव द वैल्यू। देखिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू जो होती है थियोरेटिकली 0 to 0.5 वैरी करती है, 0 to 0.5 थियोरेटिकली, मतलब सॉरी प्रैक्टिकली, और थियोरेटिकली वैरी करती है -1 to 0.5। कहाँ, ये थियोरेटिकली किताबों पे। ठीक है, प्रैक्टिकली 0 to 0.5, मतलब 0.5 से आगे नहीं जा सकती है और 0 से पीछे नहीं आ सकती है, लेकिन थियोरेटिकली इतना भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो 0.7 तो कभी होगा नहीं, चाहे आप ये याद रखो या ये याद रखो, कुछ भी याद रखो। कुछ लोगों का याद रखना है, रबर के लिए 0.5 के अप्रॉक्स होता है, कंक्रीट के लिए 0.1 to 0.2, मेटल के लिए 0.25 से 0.3, लगभग सारे मेटल से अंदर आ जाते हैं, और कॉर्क के लिए होता है हमारा 0। ये याद रखना है, ये दोनों तो पक्का वाला याद रखना है, ये। ठीक है, और ये क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो होता है लेटरल बाय लीनियर स्ट्रेन, सिंपल सा चीज है। ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का ए। चलिए 12, बर्नौली के समीकरण में लिखने से कौन संरक्षित होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड इन बर्नौलीज इक्वेशन। तो एनर्जी कंजर्व होती है, यहाँ पे जितनी एनर्जी होगी वही एनर्जी हमारा क्या होगा, यहाँ होगा, और वो क्या होता है P+1/2 ρ v² प्लस ρ g/h। ठीक है, तो क्या कंजर्व रहता है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, 12 का ए। 13, निम्नलिखित से किस तापक्रम पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज्यादा होता है, मतलब कह सकते हैं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। घनत्व मतलब डेंसिटी मैक्सिमम होता है, और वॉल्यूम यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम। 4 डिग्री पे वॉल्यूम मिनिमम और डेंसिटी मैक्सिमम, याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर सिर्फ और सिर्फ उसके तापमान पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इट्स टेम्परेचर। चलिए 15, कृष्ण पिंड के लिए स्टीफन के नियम का कथन निम्नलिखित से कौन सा सही है। स्टीफन के हिसाब से होता है, जो ई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T⁴, या कह सकते हैं किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड में उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के
अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पे पावर 4, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पे पावर 4। तो 15 का B। 16 डॉपलर के प्रभाव के कारण आवृत्ति में आभासीय परिवर्तन निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है प्रेक्षक के चालक पे, श्रोता के चाल पे, प्रेक्षक और स्रोत के बीच के अलगाव पे, इस पे निर्भर नहीं करता है। मतलब सेपरेशन बिटवीन दी सोर्स एंड दी ऑब्जर्वर। और ये ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव क्या होता है, पास जाने से बढ़ जाती है, घट जाती है, क्या होता है, ये पूरी कहानियां हैं। और कैसे डॉपलर प्रभाव स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी आवृत्ति को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो आवृत्ति को कौन नहीं प्रभावित करता है, प्रेक्षक या स्रोत के बीच का अलगाव पे। ठीक है, याद रहेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो 16 का हो जाएगा हमारा C। 17 निम्नलिखित किस अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, स्मॉल g इक्वल्स टू G कैपिटल G मास m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। पृथ्वी को ये देखोगे तो ये यहाँ पे ज्यादा चौड़ी होती है, जबकि यहाँ पे ये कम होता है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा होता है, थोड़ा सी चपटी होती है अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे G का मान कम होता है और इस जगह पे पोल पे G का मान ज्यादा होता है। तो ये कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे हमारा क्या होता है, वैल्यू मैक्सिमम। तो कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा, मतलब ये वाला जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होते, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है और ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, ध्रुव पर थोड़ी सी पिचकी हुई है। ठीक है, निम्नलिखित से किस भौतिक राशि का SI मात्रक पास्कल होता है। पास्कल प्रेशर का होता है, और यदि बात करें तो स्ट्रेस का भी हमारा क्या होता है, पास्कल ही होता है। तो कह सकते हैं पास्कल हमारा किसका, प्रेशर का या दबाव का। जैसे बात करें इसका संवेग क्या होता है, m इंटू वी। गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं हम लोग G, अब बल इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए। ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। एटीन का क्या हो जाएगा D। 19 खुला आर्गन वाले के कंपन का सेकंड अधिस्वर निम्नलिखित में से कौन है, मतलब सेकंड ओवरटोन। देखिए याद रखोगे, इसके साथ साथ ये पूरा भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट ओवरटोन जो होता है वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं N1, वो होता है V/12। उसका सेकंड जो हमारा होता है, सेकंड ओवरटोन कह सकते हैं 2 टाइम्स होता है किसके, फंडामेंटल के। और जो हमारा थर्ड ओवरटोन या इसको कहते हैं सेकंड, सॉरी थर्ड हार्मोनिक, और सेकंड ओवरटोन जो होता है वो 3 टाइम्स होता है फंडामेंटल के। तो हमको किसका पूछा जाए, सेकंड ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक 3 टाइम्स होता है फंडामेंटल के, तो 3 टाइम्स होता है हमारे फंडामेंटल के। तो इसको नोट करके रखना है। सिर्फ कितना, 1 से 2 दिन बचे हुए हैं, थोड़ा जितना हो उतना कोशिश कीजिए। 19 दबाव का नियम निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है, या कह सकते हैं सिंपल सा रिप्रेजेंटेटिव लॉ ऑफ प्रेशर। साथ साथ इसको सबको याद रखना है, बॉयल्स लॉ भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, और यहाँ पे बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जबकि चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, या कह सकते हैं प्रेशर लॉ के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और p जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t के। तो इससे कांस्टेंट क्या होता है ये भी याद रखना है। ओके, तो हमसे प्रेशर लॉ का पूछा है, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एट वॉल्यूम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वॉल्यूम। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, C। ठीक है, एकदम हमारी कोशिश है कि जितना पूछा है उससे को अच्छे से समझा पाए। अच्छा लगे तो पक्का वाला लाइक तो जरूर कीजिए, अच्छा लगता है किसी वीडियो पर लाइक आता है तो आप लोग प्यार दिखाते हो। चलिए 21 धातु का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इनफाइनाइट होता है, याद रखना है। ओके, वैक्यूम या एयर के लिए अप्रॉक्स 1 होता है, वाटर के लिए कहीं 80 या कभी 81 लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों में से कुछ भी। तो फिलहाल मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अनंत या इनफाइनाइट। चलिए, विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल का नियम निम्नलिखित से कौन देता है, मतलब फोर्स एक्टिंग बिटवीन किसके,
इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए तो हमको पता है कूलम्ब्स लॉ होता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो गॉस का नियम जो देता है हमारा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, याद रखेंगे गॉस के। किरचॉफ का नियम हमारा एक धारा का नियम, एक वोल्टता का नियम। धारा का नियम होता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि वोल्टता का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना है। कूलम्ब का नियम के लिए फॉर्मूला F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, मतलब दो आवेशों के बीच में लगता है। जबकि फैराडे का नियम क्या है, इंडक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, EMF इक्वल्स टू होता है माइनस d∅dt। सब याद रखिए। तो फिलहाल इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स का नियम 23। दो जुड़े हुए आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता यदि उनके पास, मतलब देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू कनेक्टेड चार्ज बॉडी इफ दे हैव, यदि दो जो चार्ज बॉडी है उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। ओके, चाहे आवेश किसी पे ज्यादा ही रहे या किसी पे कम भी रहे, लेकिन फिर भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है। तो जो ही पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो कह सकते हैं विभव समान होने पे सेम पोटेंशियल पे। यही दो वस्तुएं क्या है, समान होगी, मतलब हर एक तरीके से समान होती हैं, मतलब उनका आकार हो, सेम हो, उनका मतलब एक ही पदार्थ का बना हुआ हो, तो दोनों पे आवेश क्या होंगे, आधे आधे बढ़ते हैं, तब जाके उसका पोटेंशियल सेम होता है। लेकिन वही दोनों आवेश समान नहीं हो तो उनका आवेश क्या होगा, पोटेंशियल विभव तो दोनों केस में समान होगा, मतलब समान होने पे भी और असमान होने पे भी विभव दोनों केस में समान होगा। लेकिन पहले वाले में यदि वस्तु दोनों जो गोले हैं मान लो, तो दोनों वस्तु है उनका यदि आकार पदार्थ सब कुछ समान होगा तो दोनों पे आवेश क्या होंगे, समान होंगे। यदि दोनों एक दूसरे के बनावट में अलग है, दोनों अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, तो दोनों का विभव समान होगा, लेकिन दोनों पे जरूरी नहीं कि आवेश भी समान हो, याद रखेंगे। चलिए, वोल्ट मीटर का व्यवहार का निम्नलिखित से किसे मापा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय यूजिंग वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, करंट को एमीटर से मापा जाता है, रेसिस्टेंस को ओम मीटर से मापा जाता है, ठीक है। मास को किससे मापा जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर से। और पोटेंशियोमीटर मतलब वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को मापा जाता है, याद रखेंगे, सिंपल सा है। तो विभवांतर को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। एमीटर से करंट मापते हैं, ठीक है, याद रखें, एमीटर से करंट मापते हैं, ओम मीटर से रेसिस्टेंस मापते हैं। 24 का बी। 25 रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है, केमिकल इक्विवेलेंट। ये क्या होता है, तुल्यांक होता है जो परमाणु द्रव्यमान तथा संयोजकता का अनुपात होता है, द्रव्यमान बटे संयोजकता, परमाणु भार बटे संयोजकता, मतलब एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक तुल्यांक, याद रखेंगे क्या जाता है। चलिए, ये पी प्रकार अर्धचालक होते, देखिए चालक अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक पी टाइप के एक एन टाइप के। पी टाइप का मतलब होता है जिसको मतलब शुद्ध अर्धचालक के साथ यदि त्रिसंयोजक अपद्रव्य को जोड़ा जाता है तो वो पी टाइप का बनता है, और पंच संयोजक अपद्रव्य को जोड़ा जाता है तो वो एन टाइप का बनता है, सिर्फ इतना ही अंतर है। लेकिन 5 वाले को जोड़ो या 3 वाले को जोड़ो, उससे उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा ना ही इलेक्ट्रॉन आता है ना ही इलेक्ट्रॉन जाता है। जब ना आएगा ना जाएगा तो कहाँ से कोई आवेश रहेगा, मतलब चाहे वो पी टाइप हो चाहे वो एन टाइप हो, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो आवेशित अनावेशित कहेंगे, सिंपल सा है। पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजक वाले अपद्रव्य को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, पी टाइप के। और यहाँ पे त्रिसंयोजक को जोड़ते हैं तो यहाँ जो होता है बहुसंख्यक आवेश वाहक, वो होता है कोटर या होल्स। जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजी को जोड़ा जाता है और यहाँ बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये भी याद रखना है, पी वाले में होल्स होते हैं जबकि हमारे एन वाले में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दोनों में से किसी भी में भी कोई आवेशित नहीं होता है, दोनों अनचार्ज होता है, चाहे वो पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो। ओके, सत्ताईस, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है, L इक्वल्स टू mvr कोणीय संवेग होता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। यदि n इक्वल्स n इंटू h/2 पाई, तो मिनिमम की बात करें तो n की वैल्यू क्या होती है 1, तो h/2 पाई, h/2 पाई। ये सब तो फॉर्मूला एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। और सिंपल से एक रिक्वेस्ट है कि आप
जो भी 12th के वीडियो जो डाले गए हैं बिहार बोर्ड के, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव का जरूर आप प्रैक्टिस, यदि आप यहाँ तक कहाँ तक पहुंचे 27 तक पहुंचे हैं तो आपके लिए सिंपल सा बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए। काफी सारे मतलब कुछ तो आपको जरूर हेल्प मिले, काफी सारे नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वहां से भी आपको टकराएंगे, ठीक है। तो कम टाइम में ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर का जो बिहार बोर्ड का 12th का पढ़ा हुआ है एक लाइन से, तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर वाइज डाला हुआ है, तो उसके ऑब्जेक्टिव देखिए, कहीं ना कहीं आपको फायदा करेगा, ठीक है। कम समय में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि आपका सिलेबस इतना छोटा नहीं है कि 2 दिन या 10 दिन में पढ़ा जा सके। यदि आप पढ़ चुके हैं पहले से तब तो 10 दिन में आराम से रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो अभी ऐसे चीजों का कपार नहीं फोड़ना है जिसका कोई प्रॉफिट है। क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, कुछ ना कुछ सीखिएगा और रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक। (28) प्लांक्स नियतांक की बीमा निम्नलिखित में से कौन देता है? प्लांक्स नियतांक, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है? जूल, और टाइम का सेकेंड। तो जूल सेकेंड किससे मिलेगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम, मतलब बल गुणे दूनी गुणे समय। आसान सा है, तो इसको तो याद रखना है प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू के साथ साथ इसका यूनिट जूल सेकेंड। विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान चाल के लिए निम्नलिखित से कौन सत्य है? इनमें से सभी तरंग दैर्ध्यों के लिए नहीं, सभी माध्यमों में नहीं, सभी तीव्रताओं के लिए। तो इसका हमारा हो जाएगा सी। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है थोड़ा बहुत आप पढ़े ही होंगे, जिसमें चुंबकीय तरंगे, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं। उसके लंबवत जो तरंग चलती है उसको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। सिंपल सा चीज है, जिसके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और क्या है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं? इसमें लंबवत होते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, याद रखना है। ये प्रकाश की गति से चलते हैं, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। इसके तरंगे जो होते हैं उदासीन होते हैं, और इसके कुछ उदाहरण रेडियो, परावैंगनिक किरणें, एक्स किरणें। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? सी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा निम्नलिखित से किसे मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है, एनर्जी को मापा जाता है। तो सिंपल सा, आवेश को कूलम से, ऊर्जा को जूल से, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, विभवांतर को वोल्ट से, और धारा को, करंट को एम्पियर से। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। एक पिंड पर, ओके, एक पिंड पर निम्नलिखित में कौन आवेश संभव नहीं है? किसी वस्तु पर आवेश के लिए ये जानते होंगे Q = N × E, ठीक है। मतलब और N जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 2 3 4। तो यदि सबसे पहले E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक। तो यदि हम N निकालते हैं तो Q/E, मतलब Q की वैल्यू जो दी गई है इसमें E से भाग दे दिया जाए 1.6 × 10⁻19 से, और यदि वो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ इंटीजर आता है तो वो मान संभव है। तो देखते हैं। तो 1.6 इससे करेंगे तो ये कितने टाइम में? 2 टाइम से कट जाएगा, ये 4 टाइम से कट जाएगा, ये 1 बार में कट जाएगा, और ये नहीं कटेगा। तो मतलब आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 31 का सी। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड ही पूछे हुए हैं, तो इसलिए हम आपको बोले ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है एलसी परिपथ की आवृत्ति, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है 1/2π√L × C। L इंडक्टर के लिए, C कैपेसिटर के लिए। याद रखेंगे, इसको याद ही रखना है। तो 32 का हमारा क्या हो जाएगा? B। 33 प्रकाश के रंग के तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम को निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है? बढ़ते क्रम में तरंगदैर्घ्य मतलब क्या है हमारा? किधर गया भैया? वेवलेंथ। बढ़ते हुए मतलब सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। सबसे छोटा हमारा कौन सा होता है? वायलेट। और सबसे बड़ा हमारा कौन सा होता है? रेड। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो रेड सबसे बड़ा होता है, तो ये ऐसे ही कट गया। येलो, येलो के बाद रेड,
ठीक है, ब्लू उससे पहले होता है, ये भी कट गया, ब्लू उसके बाद रेड येलो, ये भी कट गया। नेक्स्ट हमारा ब्लू येलो और रेड बढ़ते हुए, इसकी कितनी है ब्लू की 450 से लेके 495, येलो की हमारी है 570 से और रेड की है 620 से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। एकदम याद रखिए उसका वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। कलर का पूछा है तो अभी ये पूछा, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि किसी और का पूछे। ठीक, तो 33 का क्या हो जाएगा डी। 34 सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी, जो हमारा आंख होता है उसका सामान्य आंख का जो फोकस दूरी कितनी होती है। ठीक है, लेंस से रेटिना पे ही जाकर उसको फोकस करना होता है, तो रेटिना तक की ही दूरी क्या कहलाएगी, उसके सामान्य आंख की फोकस दूरी या फिर जो लेंस हमारा उसका फोकस दूरी, तो वो हमारा होता है 2 सेंटीमीटर। याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर नहीं लगा देंगे, 25 सेंटीमीटर निकटतम दृष्टि की दूरी होती है। ओके, तो 2 सेंटीमीटर। कुछ लोग 25 सेंटीमीटर के साथ भी जा सकते हैं, 25 ना लगाइएगा, 25 सेंटीमीटर तक अब मिनिमम देख सकते हो, उसके पास लाओगे तो नहीं देखोगे। तो 34 का बी। 35 √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए क्रांतिक कोण क्या होता है, साइन सी। याद रखेंगे साइन सी इक्वल्स टू क्या होता है 1/μ। अब म्यू की वैल्यू कितनी 1/√2, सॉरी म्यू की वैल्यू √2, तो 1/√2, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री। मतलब ये है साइन थीटा बराबर 1/√2, तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, या 45 मतलब थीटा, तो आंसर क्या हो जाएगा 45। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का जवाब। खासकर इसको भी याद रखना है, पानी के लिए अपवर्तनांक कितना होता है और क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। बर्फ के लिए अपवर्तनांक कितना, क्रांतिक कोण का मान, ये थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाना है, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 35 का क्या हो जाएगा बी। 36 जब प्रकाश हवा से कांच में जाती है, निम्नलिखित किस रंग के लिए विचलन कोण अधिकतम होता है। देखिए सबसे कम होता है लाल वाले के लिए विचलन कोण सबसे कम, मतलब विचलन कोण का मतलब ये है कि बहादुर को जाना ऐसे था और कितने से विचलित हुआ, तो सबसे कम में लाल वाला हुआ और सबसे ज्यादा कौन सा हुआ वायलेट वाला। तो वायलेट किसका पूछा जाए, अधिकतम होती है, तो वायलेट मतलब बैगनी का क्या होता है विचलन कोण सबका मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, एक फोटोन की ऊर्जा को निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी क्या होती है h इंटू न्यू, h प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और दूसरा होता है h c बाई लेमडा, c वेलोसिटी ऑफ लाइट और लेमडा क्या होता है वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य। तो सिंपल से याद रखोगे h c बाई लेमडा या h इंटू न्यू, तो कौन सा जाएगा h c बाई लेमडा। तो 37 का क्या हो जाएगा ए, एकदम याद रखना ये फॉर्मूले को फोटोन की एनर्जी के लिए सिंपल सा, तो 37 का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, एक कांच लेंस म्यू इक्वल टू 3/2, मतलब कांच का दे दिया है हवा के रिस्पेक्ट में, क्या चाहिए म्यू की वैल्यू अपवर्तनांक का मान का, हवा में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ओके, इसका फोकस दूरी पानी में क्या होगा, तो इसके अंदर एक चीज और की जरूरत है, वो है हमारा म्यू किसका वाटर का हवा के रिस्पेक्ट में। ये आपको क्वेश्चन में देगा तो ही जाके ये क्वेश्चन बनेगा। ये ऑलरेडी बिहार बोर्ड के 12th वाले के लाइट में भी ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आपसे पहले भी बोले हम कि 12th के जो भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में है उस चैप्टर्स को जाके PYQ आप कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर आपको हेल्प देगा। तो चलिए करते हैं शुरू। हमको फोकस लेंस का क्या फॉर्मूला पता है, एयर के लिए हमारा हो जाएगा म्यू, पहला किसका हवा के रिस्पेक्ट में ग्लास का कितना दिया है एयर के रिस्पेक्ट में 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाला फॉर्मूला से 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 से। दूसरा हमको दिया है निकालना किसका है हवा में, ठीक है सॉरी हवा में कह रहे पानी के लिए कांच का। ओके, दिस फोकल लेंथ इन वाटर, अब लेंस को कहां लेके गए वाटर के अंदर, तो वहां के लिए पूछ रहा है, तो अब इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो 1/f किसके लिए वाटर के लिए, तो म्यू ग्लास का चाहिए किसके रिस्पेक्ट में वाटर के रिस्पेक्ट में माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए ये जो दिया है हमारा म्यू, ये जो म्यू हमको दिया है किसका कांच लेंस का, मतलब ग्लास का दिया है एयर के रिस्पेक्ट में, कितना दिया है 3/2।
और ये जो हमको दिया है, ये दिया है आपका म्यू वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, कितना है 4/3, 4/3। लेकिन हमको किसका चाहिए, कांच का चाहिए वाटर के रिस्पेक्ट में, वो तो दिया नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, म्यू जी वाई वाटर, इसको लिख सकते हैं म्यू जी वाई, म्यू वाटर एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, म्यू जी बाई ए, म्यू जी बाई ए 3/2 और म्यू वाटर बाई ए ये हमको 4/3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9/8। अब हमको सब कुछ पता चल गया, अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं। लो, इससे ये साफ और ये हमारा पलट के कितना हो जाएगा, ये पलट के हो जाएगा FW ऊपर चला जाएगा बाई FA, ऊपर में कितना म्यू जी ए के रिस्पेक्ट में, म्यू जी ए के रिस्पेक्ट में -1 डिवाइडेड बाई म्यू जी वाटर के रिस्पेक्ट में, म्यू जी वाटर के रिस्पेक्ट में -1, इतना। ये दोनों सेम है, कट गया, बाकी सबको जस का तस लिख दिए। ओके, तो अब अपने को पता है म्यू जी एयर के रिस्पेक्ट में कितना है 3/2, 3/2 -1 और म्यू जी वाटर के रिस्पेक्ट में जस्ट निकाले 9/8 -1, कितना हो गया ये 3 में से 1 2 गया तो 1/2 ऊपर बचा और नीचे बचा 1/8, तो ये हो गया हमारा कितना 8/2 मतलब 4। तो क्वेश्चन में हमको क्या निकला FW/FA, FW/FA बराबर 4 निकला। तो FW बराबर क्या हो जाएगा 4 × FA, और 4 का 4 और एयर में फोकस लेंथ दिया है कितना है 10 सेंटीमीटर, तो F × 10 मतलब 40 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 40 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी बिहार बोर्ड पूछ चुका है, मतलब 12th बोर्ड को पूछता है, तो इसलिए हम बोलते हैं जाकर थोड़ा सा 12th बोर्ड के भी क्वेश्चन को देखिए, वहां भी इसी लगभग हमको सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए 38 का क्या हो जाएगा डी। 39 प्रकाश में अपवर्तन के लिए निम्नलिखित में कौन नहीं बदलता है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्पीड बदल जाती है, ठीक है, वेवलेंथ भी बदलता है, लेकिन जो नहीं बदलता वो होती है फ्रीक्वेंसी। याद रखेंगे, स्पीड बदलती है, वेवलेंथ बदलती है जब प्रकाश रिफ्रैक्शन कह रहा है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो। ओके 40 ब्रूस्टर का नियम लिखने से कौन निरूपित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ब्रूस्टर्स लॉ। देखिए ब्रूस्टर का लॉ ध्रुवीकरण पर आधारित होता है, ठीक है, तो ये कहानी आप जानते ही होंगे, फिर भी आपको थोड़ा सा डिटेल दे दिए है। यहाँ पे जो होता है हमारा आईपी को बोला जाता है ध्रुवन कोण, क्या बोलते हैं ध्रुवन कोण। अब उसके हिसाब से म्यू इक्वल्स टू आता है 10 IP, तो म्यू इक्वल्स टू 10 IP, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा वायु। और दूसरा चीज वायु कांच के लिए ब्रूस्टर कोण का मान 57 डिग्री होता है, ये तो पक्का वाला याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 40 का क्या हो जाएगा सी। 41 ग्रेड V को निम्नलिखित से कौन निरूपित करता है, ग्रेड V को। देखिए ग्रेड F यदि होता तो उसको लिखते हैं ऐसा कुछ, तो ग्रेड V को क्या लिखते हैं दिस इंटू दिस, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, और बाकी को भी आपको याद रखना किसको कैसा लिखा जाता है। ओके, तो आपके लिए ही है। तो 41 का क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या रहा है डाइवर्जेंट ऑफ आर, सॉरी उल्टा लिख दिए, इसको लिखा जा सकता है जे के। डाइवर्जेंट डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है आर के साथ, वेक्टर आर को कैसे लिख सकते हैं XI प्लस YJ प्लस Z के। अब डॉट प्रोडक्ट आपको पता होगा सेम को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिलता है, और डिफरेंट को मल्टीप्लाई करते हैं मतलब I.I करेंगे तो 1, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, और I.J करेंगे तो 0, ऐसा वाला। तो सिंपल सा इसको इसके साथ करते हैं,
ये हमारा क्या बन जाएगा, ये सब आपको पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर कितना 3 के। तो थोड़ा सा एकदम बेसिक सा चीज से पूछा गया है तो इजी है, इतना लिखिए, लिखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। 42 का सी। 43 L² LZ का मान होता है, इसका मान जो होता है वो होता है 0, याद रखेंगे 43। 44 निकाय का तापीय धारिता, इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम। इंथैल्पी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो कौन सा चला जाएगा प्लस ये 44 का क्या हो जाएगा ए, और इंथैल्पी क्या होता है ये तो आपको पता ही है, तो 44 का ए। 45 कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग mvr भी होता है, ऐसा लिखते mvr, और m इंटू भी हमारा होता है क्या चीज, ये दोनों मिलकर मोमेंट बनाता है। तो यदि वेक्टर फॉर्म में लिखते तो वेक्टर r क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर p क्या लीनियर मोमेंटम, और r पता ही है, तो क्या लिखा जा सकता है r क्रॉस p। 45 का a। 46 वाट रहित धारा मतलब वाटलेस करंट के लिए पावर फैक्टर कितना होता है 0 होता है, तो याद ही होगा, ठीक है। तो याद रखना है पावर फैक्टर 0 होता है वाटलेस करंट के लिए। 46 का ए। 47 गैस के लिए आयतन समतापीय प्रत्यास्थता का निम्नलिखित से कौन मान सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ आइसोथर्मल वॉल्यूम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आइसोथर्मल के लिए ये हमारा होता है -v del P/del V, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए हमको ये पता है कौन सा है आइसोथर्मल प्रोसेस है, हम लोग जानते हैं गैस इक्वेशन से PV = क्या होता है RT, और चूंकि T को कांस्टेंट आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब T भी कांस्टेंट R भी कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएट इसको करोगे तो लिख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा P del V + V del P = 0। तो यहां से करे बात तो हम V del P = लिखते हैं -P del V, तो V del P चलो यहां आ जाएगा, तो V del P / del V = क्या लिखा जाता है -P। सिर्फ सिंपल सा सबको सॉल्व करते चलना है, इतना लिख सकते हैं। अब हमारे पास आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, आइसोथर्मल के लिए हमारा होता है -V del P del V, इसको और लिखते तो माइनस बाहर रख लो V del P del V इतना, और इसकी वैल्यू कितनी निकाले गए -P, तो माइनस P बराबर क्या हो जाएगा P, तो आंसर क्या हो जाएगा P। उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा, प्रीवियस ईयर मायने रखता है, प्रैक्टिस करते रहिए। 47 का A। 48 कह रहा है परम शून्य ऊर्जा निम्नलिखित से कौन निरूपित करता है, 0 डिग्री पर अणु की ऊर्जा, परम शून्य ताप पर अणु की ऊर्जा, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के अणु की ऊर्जा, 0 डिग्री पर अणु की ऊर्जा, ये निरूपित करता है परम शून्य ताप पर अणु की ऊर्जा। परम शून्य ऊर्जा किसको निरूपित करता है, परम शून्य पर के अणु की ऊर्जा। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 48 का बी। 49 निम्नलिखित में किस अवस्था में एंट्रोपी अधिकतम होती है, ठोस, द्रव्य, गैस, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा बताइए। देखिए एंट्रोपी का मतलब होता है कि मतलब एटम के पास कितना एनर्जी एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो गैस के स्टेट में रहेगा तो एटम फ्री रहता है, जिसके वजह से गैसीय स्टेट में हमारा क्या होता है एंट्रोपी सबसे ज्यादा होता है। 49 का क्या हो जाएगा सी, और ऐसे भी यहां लिखे भी है एंट्रोपी सबसे ज्यादा गैस की होती है, उसके बाद लिक्विड की, और उसके से कम किसकी होती है सॉलिड की होती है, तो याद रखना है। तो 49 का हो जाएगा सी। 50 अस्थायी अवस्था में वस्तु के तापक्रम के लिए निम्नलिखित से कौन सही है,
क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो चेंज नहीं होता, टाइम के रिस्पेक्ट में जो नहीं बदलता उसी को स्टडी स्टेट कहते हैं। लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में बदलने नहीं चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समय के साथ जो नहीं बदलता है और वस्तु के विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, स्टडी स्टेट का मतलब सिंपल सा टाइम के रिस्पेक्ट में। यदि मान लो आप यदि 50 की वेलोसिटी से जा रहे हो और 1 घंटे के बाद ही 50 की ही वेलोसिटी आप मेंटेन करके रख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप स्टडी स्टेट में हो। तो आंसर क्या हो जाएगा 50 का डी। 51 विद्युत चुंबकीय तरंगों के गमन की दिशा को निम्नलिखित में से कौन देता है। सबसे पहली बात, विद्युत चुंबकीय तरंगे, चुंबकीय ये हमारे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये हमारा है विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इस दोनों के परपेंडिकुलर चलता है। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी देगा तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट को ही देगा। तो ये हमारा होता है ई क्रॉस बी। ठीक है, हमेशा ये कैसे चलती है, ऐसे चलती है, और ये एक ऊपर और एक हमारा इस तरफ, तो इसके लंबवत चलती है, परपेंडिकुलर चलती है। तो कह सकते हैं ई क्रॉस बी। 51 का डी। निम्नलिखित कौन मैक्सवेल के समीकरण नहीं है। मैक्सवेल का इसमें से कौन इक्वेशन है, मैच कर लेते हैं। 4 इक्वेशन अपने पास है, मैच कर लो। तो इसको यदि मैच करेंगे, ds बाई डी वी, ds बाई डी वी, ds बाई डी वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, dp बाई dt वॉल्यूम, तो ये इसके साथ मैच करता है, तो सही बात है। दूसरा dt बाई डी वी, dt बाई डी वी एस, dp बाई डी एस भी। देखिए यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, माइनस होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट के dv बाई dp, dv बाई dp, dv बाई dp किधर है, dv बाई dp, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें कहीं भी, तो ये तो कहानी खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, और dt बाई dp, dt बाई dp s, dv बाई ds p, ये भी अपना है। तो यहाँ माइनस छूटा हुआ है, तो इसको चलो इसमें से एक ही चूज करना था, तो किसको, c को चूज करेंगे, अदरवाइज यहाँ माइनस साइन होना चाहिए था। ठीक है, 52 का सी। 53 एलआर परिपथ की समय नियतांक, टाइम कांस्टेंट किधर है, टाइम कांस्टेंट, एलआर के लिए एल बाई आर होता है, याद रखना है। 53 का ए। 54 विद्युत की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्नलिखित से कौन एक कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 54 का हमारा क्या हो जाएगा, थॉमसन कोफिशिएंट को बोला जाता है क्या चीज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थॉमसन कोफिशिएंट को, मतलब थॉमसन गुणांक को। तो 54 का क्या हो जाएगा बी। 55 एक कण के स्थिर द्रव्यमान के लिए जब उसका चाल बढ़ता है तो निम्न से कौन है बढ़ता है। स्थिर द्रव्यमान, देखिए रेस्ट मास जो होता है किसी बॉडी का वेलोसिटी के बढ़ने से नहीं बदलता, उसका मास बदलता है, रेस्ट मास। स्थिर द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, चाहे वस्तु रुकी हुई हो चाहे वो गति में हो, लेकिन वही उसके द्रव्यमान की बात करें तो वो बदलता है। कौन से इक्वेशन के, m इक्वल्स टू एम नॉट, ये हमारा रेस्ट मास होता है उसका, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्ट मास नहीं बदलता, मतलब समान रहता है, रिमेन्स दी सेम। 55 का सी। लोहे के क्यूरी बिंदु के लिए निम्नलिखित से कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द क्यूरी पॉइंट। ये हमारा क्यूरी पॉइंट दिया हुआ है, लोहे के लिए कितना होता है 1043 केल्विन, तो 1043 केल्विन। इसके साथ साथ आप कोबाल्ट और निकेल का भी याद रख सकते हैं, उसका 1400 केल्विन, 627 केल्विन। 56 का ए। निर्वात में चुंबकन तीव्रता के लिए निम्न से कौन सही है। चुंबकन तीव्रता के लिए कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वो हमारा होता है 0। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाई वॉल्यूम, या बोलते पोल स्ट्रेंथ बाई एरिया, और इसका यूनिट क्या होता है एम्पियर पर मीटर। याद रखोगे, इसको भी जरूरी है। तो 57 का क्या हो जाएगा डी। 58 परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, इनसाइड दी
सोलेनॉइड, कह सकते हैं वो क्या होता है म्यू नॉट एन आई, ये हमारा परिनालिका, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो म्यू नॉट एन आई कौन सा है, म्यू नॉट एन आई, तो 58 का क्या हो जाएगा बी, आई मतलब करंट, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके। और यदि हम वन इंड की बात करते, किसी एक इंड की बात करते तो वहां पे क्या होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2, याद रख सकते हैं। तो हो जाएगा 58 का ए। 59, एक पदार्थ के चुंबकीय रासायनिक तुल्यांक का एसआई मात्रक, देखिए चुंबकीय रासायनिक तुल्यांक या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ सबस्टेंस of deposited or liberated on the electrolyte per coulomb of charge, electrolyte per coulomb मतलब mass per coulomb, ठीक है, तो kg per coulomb, तो kg per coulomb। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, VA माइनस VB का मान दिए गए चित्रानुसार होगा, गिवन फिगर है अपने पास और VA माइनस VB दे रहा है, तो ये हमारा पॉइंट जो है ये वाला, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। चलते हैं ए से बी की तरफ, तो भी ए, ओके, पीछे जा रहे हैं ए से बी की तरफ, तो हमको सबसे पहले बैटरी मिला, ठीक है, मतलब सेल मिला, सेल का ईएमएफ ई है, और उल्टा जाने पे ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th में आपने पढ़ा होगा, ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिलेगा, तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस ई। रेसिस्टेंस मिला, इंटरनल रेसिस्टेंस आर, तो उसके लिए क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में यदि हम चलते हैं तो हमको क्या बोलता है निगेटिव करते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे इसको पॉजिटिव लेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे प्लस आई इंटू आर। कहाँ पहुंच गए, रेसिस्टेंस से आगे निकले तो कहाँ पहुंच गए वी पे, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं ई माइनस आई इंटू आर, तो ई माइनस आई इंटू आर। यदि इससे नहीं चाहते हैं तो सर्किट इक्वेशन भी आपको पता है, यहां से सीधा सीधी वी इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे ई माइनस आई आर, और यही हमारा होता है वी ए माइनस VB बराबर E माइनस आई आर, ठीक है, एकदम आराम से लिखा जा सकता है जिससे आपको पसंद हो। तो 60 का हो जाएगा B। 61, आवेशित चालक के लिए निकटतम विद्युतीय क्षेत्र E, इलेक्ट्रिक फील्ड E नियर ए चार्ज कंडक्टिंग सरफेस, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर 12th के अंदर, ये भी चैप्टर अपने पास है। यदि हम यहाँ क्या कर रहे हैं आवेशित चालक के निकट, तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्लियर नहीं कि पतली चादर है या मोटी चादर है, यदि क्लियरली नहीं लिखा हो कि पतली है या मोटी है तो आप मोटी का काम करेंगे, ओके। यदि पतली होती चादर, थीन होता तो होता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यदि थिक होता तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। थिक की ही बात करेंगे यहाँ पे, 61 का ए। 62, फैराडे नियतांक F बराबर होता है, देखिए फैराडे नियतांक F बराबर सिंपल सा 96500 कूलम पर मोल, नॉर्मली आपको कहीं भी लिखा मिलेगा, लेकिन यहाँ फैराडे के टर्म में दिया है तो इसको लिखा जाएगा फैराडे पर मोल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 फैराडे पर मोल। तो 62 का हो जाएगा ए। 63, बीटा क्षय प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित से कौन सही है, देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों के लिए याद रखिए, यदि अल्फा किसी से निकलता है, मतलब किसी से यदि आप अल्फा निकालोगे तो इसको एटॉमिक नंबर के अंदर 2 घटेगा और एटॉमिक मास में 4 घटेगा। यदि बीटा निकालोगे तो एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ जाता है, एटॉमिक मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि गामा केस में ना एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बीटा क्षय तो मतलब क्या है, एटॉमिक जेड के अंदर 1 बढ़ेगा, तो जेड के अंदर 1 किसमें बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है, इसमें घट रहा है, चलो इस दोनों में बढ़ रहा है, ओके। लेकिन ए जेड तो हमारा साथ में क्या निकलती है, एनर्जी भी निकलती है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, 63 का बी। 64, पीवी संधि डायोड, पता नहीं हिंदी में कैसे डायमोड लिखा हुआ है, पीएन जंक्शन डायोड की गतिशील प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, हम लोग नहीं कुछ याद है ऐसे, V इक्वल्स टू आई इंटू आर हम लोग जानते हैं, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं V बाई आई, तो यहाँ से V बाई आई के फंडा पे कौन बैठ रहा है, ये बैठ रहा है इकलौता, तो डेल V बाई डेल आई,
आसानी से, नहीं भी याद है तो भी किया जा सकता है। तो 64 का ए, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा क्या होगी? प्रथम उत्तेजित अवस्था, देखिए ये इस तरीके से इसका निकाला जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु का जेड की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यदि फर्स्ट की बात करते हैं, n इक्वल्स टू 1 पे बात करें तो n इक्वल्स टू 1 पे कितना आ जाएगा? ये एनर्जी इक्वल्स टू होता है 13-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस पे था हाइड्रोजन, कूद के सबसे पहले उत्तेजित अवस्था कौन सा मिलेगा? n इक्वल्स टू 2 वाला, और यहाँ पे E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Z बराबर 1, n बराबर 2, मतलब 13.6/2 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। और इसे काटेंगे 4 तिया 12, 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग कौन सा होगा? ये होगा, तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ? पहले ये तो ग्राउंड स्टेट है, इसमें रहेगा ही बहादुर, लेकिन उत्तेजित अवस्था में किस में जाएगा? सबसे पहले 2 वाले पे जाएगा। तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है? 13.6/4 माइनस में, तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 65 का हो जाएगा बी। सोडियम का कार्यफलन, देखिए कुछ लोगों का वर्क फंक्शन कार्यफलन याद रखिएगा, जैसे सीशियम हो गया, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम। तो सोडियम का नॉर्मली आपको एनसीईआरटी लिखता है 2.75, एनसीईआरटी का बुक लिखता है 2.75, लेकिन यहाँ पे कहीं भी 2.75 नहीं है, तो यहाँ पे हम लेके जाएंगे 2.3 को। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितना है? 2.75 लिखा हुआ, आप देख सकते हैं बुक के अंदर। 66 का ए। 67 जोन प्लेट, या सिंपल सा कह सकते हैं इसको जोन प्लेट कहते हैं, कि प्रकृति के लिए निम्नलिखित से कौन सही है? ये कैसा लग रहा है? लाइट रे आ रहा है मान लो, और ये इसको एक बिंदु पर ला के पटक दे रहा है, तो मतलब ये कैसा काम करेगा? उत्तल दर्पण की तरह, सॉरी उत्तल लेंस की तरह, तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। 67 का बी। मॉल्स के नियम के निम्नलिखित से कौन सही है? वो हमारा होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। 68 का ए, याद रखना है इसको। निम्नलिखित से किस एक तरंगों की ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता, मतलब पोलराइज नहीं किया जा सकता। नॉर्मली पोलराइज जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जैसे गामा, एक्सरे, इंफ्रारेड, यूवी, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लेकिन साउंड वेव कभी पोलराइज नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग। 69 का सी। π/2 कालांतर के लिए संगत पथांतर होगा, पाथ डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू फेज डिफरेंस π/2। ये हमारा फेज डिफरेंस, अब पाथ, ये हमारा पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू λ/2π इंटू फेज डिफरेंस, ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो हमारे पास क्या दिया है? फेज डिफरेंस π/2, तो पाई से पाई साफ, क्या हो जाएगा? λ/4। तो λ/4 इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ठीक है। 70 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए 3d3 के लिए लैंडे जी गुणांक होता है। देखिए इसके लिए पूरा आपको याद रखना पड़ेगा, पूरा फॉर्मूला। जी गुणांक निकालने के लिए अपने को पहले ये पूरे फॉर्मूले j+1 s+1 -l+1 डिवाइडेड 2j j+1 ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा। तो सिंपल सा क्या दिया हमको? 3d3, इसको ऐसे लिखते हैं 2s+1 lj, 2s+1 lj, क्योंकि हमको s की वैल्यू भी चाहिए इसके अंदर, j की वैल्यू भी चाहिए और l की वैल्यू भी चाहिए। तो यहां से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले j बराबर हो जाएगा हमारा 3, l d है, तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2, तो l हो जाएगा हमारा 2, और तीसरा दिया है 2s+1 बराबर 3, तो 2s बराबर 2, तो s बराबर कितना? 1। ये तीनों निकल गया, j निकल गया, l निकल गया, s निकल गया। अब फॉर्मूले में डालते हैं, g इक्वल्स टू क्या होता है? 1 + j, j+1 प्लस s+1 माइनस l, l+1 डिवाइडेड बाई 2j, j+1। पुटिंग द वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू कितनी है? 3, 3 इंटू 3 + 1 मतलब 4, तो 3 इंटू 4 प्लस s की वैल्यू है 1, 1 इंटू 1 ही होगा ना, 1 इंटू 2 माइनस l की वैल्यू कितनी है? 2,
2 + 1 3, तो मतलब 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × j की वैल्यू 3 और 3 × 4, ये हमारा हो गया 1 + 12 + 2 - 6 डिवाइडेड बाई 12 24 24, ये हो जाएगा हमारा इतना जाएगा 6 7 8, ये हो जाएगा 1 + 8/24, 8 त्रिक 24, मतलब 1 + 1/3, मतलब 3 + 1 4/3 आंसर, तो 4/3 आंसर। मतलब फॉर्मूला ये पूरा याद रहेगा तभी बनेगा, हर एक चीज टर्म आपको उम्मीद है हम समझा पाए होंगे कि किसको कैसे लिखना है। तो 71 का डी, 72 की बात करते हैं तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से 13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बोला जाए तो हमारा कह सकते हैं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी के हाफ होती है। इस वाले से काइनेटिक एनर्जी जो होगी पोटेंशियल एनर्जी के हाफ होगी, तो लिख सकते हैं 1/2 पोटेंशियल एनर्जी। और इसको याद रखेंगे पूरा का पूरा, पोटेंशियल एनर्जी होती है -2 टाइम्स होती है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होती है माइनस होती है काइनेटिक एनर्जी के, और यदि मॉड की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी 2 गुना होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो 72 का ए। 73 L = 2 S = 1 के लिए वर्नियर पद दिया गया है। तो ये वाला फॉर्मूला तो पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो S = 1, तो यदि हमको दिए बात करें इसके लिए तो 2S + 1 = 2, तो S बराबर क्या हो जाएगा 0, पहला खत्म। दूसरा 2S + 1 = 3, तो 2S = 2 और S बराबर कितना 1, तो S = 1। ठीक है, और L को चेक करते हैं, L किसके लिए है? D के लिए। L D के लिए कितना होता है 2 होता है, तो L 2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा P 73 का B। उम्मीद है समझ में आया होगा, 73 का B। 74 निम्नलिखित कणों में किस एक का स्पिन 1/2 नहीं होता है? वो नहीं किसका होता है? फोटोन का होता है, जो 1/2 नहीं होता है, याद रखना है। 74 का हमारा हो जाएगा, क्या कह रहा है? फोटोन बना होता है, यहाँ प्रोटॉन इज कंपोज्ड ऑफ, ये फोटोन नहीं होगा, इसको प्रोटॉन ही कर लेंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन किससे बना होता है? प्रोटॉन्स जो बने होते हैं 2 अप क्वार्क से और 1 डाउन क्वार्क से। ठीक है, तो 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क, मतलब 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। जब और याद रखेंगे न्यूट्रॉन के लिए 1 अप क्वार्क होता है जबकि 1 डाउन क्वार्क होता है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 75 का ए। 76 द स्पिन ऑफ अप क्वार्क, देखिए ये सारे क्वार्क हैं, डाउन अप स्ट्रेंज चार्म बॉटम टॉप, सारे में स्पिन क्या होता है 1/2 ही होती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1/2 किसी का नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन। लेकिन यहाँ स्पिन नहीं पूछ के इसको पूछना चाहिए था चार्ज कितना रहता है। तो अप क्वार्क का चार्ज यदि हम बात करें, अप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3, तो यदि चार्ज पूछता तो ये हमारा आंसर सही होता 2/3, लेकिन यदि स्पिन पूछेगा तो स्पिन 1/2 ही होता है सारे के लिए। ओके, 76 का क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। 77 नाभिकीय बलों के परास के लिए निम्नलिखित से कौन सही है? ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स के लिए तो ये लगभग 1 फर्मी के इक्विवेलेंट होता है, मतलब 10⁻⁻15, मतलब 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 तक को ले सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल ले लेते हैं 10⁻⁻14 को। ठीक है, याद रहना चाहिए। वही एटम की बात करता, परमाणु की बात करता, तो वो होता है 10⁻⁻10 के आसपास, मतलब ये फर्मी होता है जबकि ये एंगस्ट्रॉम रहता है। तो ये हो गया हमारा एटम की बात करता। तो 77 का हो गया ए। 78 विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का मात्रा कहलाता है, तो क्वांटम ये कहलाता हमारा फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन, पैकेट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी, पता ही है। तो 78 का हो जाएगा बी।
चलिए बैक का नियम, बैक्स लॉ क्या होता है, एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा, या कह सकते हैं बैक्स लॉ के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ये भी याद रखना है। तो 2 लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा, तो एन लेमडा 2d साइन थीटा किसके बराबर है, 79 का हमारा क्या हो जाएगा ए। तो इसको तो याद रखना ही है, साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ये भी याद रखना है। तो 79 का हो जाएगा ए। मैक्सवेल का समीकरण निम्नलिखित से कौन है, आप देखिए इतने सारे अपने को दिए हुए हैं, ये मैक्सवेल के समीकरण है। तो पहला वाला डेल बी जीरो ये होता है, कौन है, तो कौन है, ये ए है, बी वाला नहीं है, सी वाला ये भी है, और डी वाला ये भी ऑलरेडी है। तो कौन है कि जहाँ पे अच्छा रहता, कौन नहीं है पूछता, तो हमारा बी आंसर होता, कौन है तो ए बी, ए सी डी तीनों है। ठीक है, इक्वेशन आप याद रखोगे, 80 का हो जाएगा ए सी डी। पॉइंटिंग सदिश को निम्नलिखित से कौन निरूपित करता है, पॉइंटिंग वेक्टर इक्वल्स टू होता है ई इंटू एच इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और जानते हैं म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, बी बाई एच, म्यू इक्वल्स टू बी बाई एच। तो एच इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बी बाई म्यू, और पॉइंटिंग वेक्टर इक्वल्स टू हमको पता ही है क्या होता है, ई क्रॉस वेक्टर एच, तो यहां से लिख सकते हैं ई क्रॉस वेक्टर बी बाई म्यू, तो ई क्रॉस बी बाई म्यू, तो मतलब ये, तो थोड़ा सा याद रखेंगे क्या जाता है, 2 दिन की कहानी। 81 का ए। चलिए मुक्त कण के लिए किसका श्रोडिंगर समीकरण होता है, कौन सा होता है, 82 के लिए याद रखना है, ए बी 82 का हमारा हो जाएगा, ये दोनों हो जाता है हमारा। देखिए एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम टाइम आपका इसके टर्म में, ठीक है, लेकिन ये भी मैक्सिमम हम बी के साथ ही जाना चाहते हैं, लेकिन डी को भी लिया जा सकता है। ओके, तो बी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसके लिए, 82 का बी। संवेग का ऑपरेटर निम्नलिखित से कौन निरूपित करता है, तो ये करता है हमारा H क्रॉस I। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 83 का बी। याद रखोगे, ये सब तो पढ़ा हुआ होगा, 83 का बी। 84 आवर्त दोलन का न्यूनतम ऊर्जा, ये सब फॉर्मूला है आपका, 84 का सी। मुक्त कण के लिए निम्न से कौन सही है, मुक्त कण के लिए हमारा 85 का हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी 0, तो 85 का बी। 86 कुल कोणीय संवेग के लिए निम्न से कौन सा, कोणीय संवेग क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम सम ऑफ स्पिन मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो सिंपल सा कह सकते हैं ये L प्लस S, ठीक है, L प्लस S टोटल एंगुलर मोमेंटम देगा। तो 86 का C। विद्युत क्षेत्र में वर्णक्रम रेखा का विखंडन कहलाता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रेखा का विखंडन होता है वो होता है स्टार्क इफेक्ट, और जबकि हमारा जीवन इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये थोड़ा एरो पहले होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ये एरो होना चाहिए था। तो किसमें का इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रहा है, तो हमारा क्या होगा, स्टार्क प्रभाव, स्टार्क इफेक्ट, 87 का ए। चलिए ऊर्जा प्रवाह या एनर्जी फ्लक्स इज इक्वल टू, एनर्जी फ्लक्स क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। उसी तरह एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो एनर्जी का मतलब जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर, और टाइम के लिए सेकंड। तो जूल पर सेकंड हमारा क्या बनता है, पावर बनता है, और मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, तो पावर बाय एरिया। तो पावर बाय एरिया कौन सा, 88 का हमारा क्या हो जाएगा, पावर बाय एरिया मतलब सी। एफसीसी संरचना के इकाई सेल में कुल परमाणु की संख्या, तो एफसीसी के साथ साथ सिंपल सेल, क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और
BCC क्यूबिक, इस तीनों का भी याद रखना। तो FCC के लिए हमारे क्या होते हैं 4 होते हैं। अब उतना डिटेल में तो अभी जा नहीं सकते हैं, तो फिलहाल 89 का क्या हो जाएगा A। निम्न में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? वोल्ट पर मीटर जो हमारा मात्रक होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। याद रखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या कैपेसिटेंस का फैराड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर। कैसे होता है ये भी ध्यान रखोगे, E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। तो इसका हो गया वोल्ट और इसका हो गया मीटर, वोल्ट पर मीटर। 90 का क्या हो गया D। नाभिकीय त्रिज्या बराबर होती है, देखिए त्रिज्या इक्वल्स टू होता है R0 e⁻⁴ एटॉमिक मास नंबर A, R0 एक कांस्टेंट है तो e⁻⁴। वही यदि आपको पूछा था वॉल्यूम के टर्म में तो 4/3 पाई R0 का क्यूब इंटू A। मतलब ऐसे याद रखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा e⁻⁴, जबकि वॉल्यूम के लिए होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ये याद रखना है दोनों। तो 91 का D, डाउन कॉर्क का मान होता है, डाउन कॉर्क के लिए क्या मान होता है? डाउन कॉर्क डाउन अप डाउन -1/3, तो -1/3। बोसॉन निम्न से कौन नहीं है? तो बोसॉन हमारा देखिए ये फोटोन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हमारा जो नहीं होता है वो होता है, और बोसॉन के लिए होता है होना चाहिए कि उसका एटॉमिक मास नंबर वो इवन होना चाहिए। तो इवन तो इसका है हीलियम का, तो ये नहीं है, तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका C, हीलियम 23, 93 का C। 94 एक अणु के कंपन ऊर्जा उसकी जीवनी अवस्था में, ठीक है, द वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट H इंटू न्यू। इससे पहले भी याद होगा H इंटू न्यू, hc/λ, ये दोनों देख चुके हैं। तो H इंटू न्यू आवृत्ति के लिए तो 94 का C। निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक घूर्णी वर्णक्रम प्रदर्शित नहीं करता है? वो होता है हमारा H2। नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? ये एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं बट डज नॉट एग्जिबिट प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम बिकॉज इट हैज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। थोड़ा सा डिटेल यदि पढ़ना चाहे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन याद कीजिए जैसा भी है। तो इसका क्या हो जाए 95 का A। 96 हीलियम नियॉन लेजर में लेजर संक्रमण होता है, किसके कारण होता है? देखिए लेजर का संक्रमण, ये हमारा हीलियम, ये हमारा नियॉन, तो लेजर का संक्रमण हमारा नियॉन में होता है। नियॉन के कारण तो कह सकते हैं नियॉन ओनली। और इसके अंदर जो गैस भरी होती है हीलियम और नियॉन की, उसमें 90% हीलियम होता है और 10% क्या होता है? नियॉन रहता है। ये भी याद रखना है। 96 का B। 2D 3/2 की बहुलता दी जाती है। बहुलता का मतलब होता है सिंपल सा 2s+1। ये हमारा देता है अपनो क्या? मल्टीप्लिसिटी। तो ये 2s+1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2। तो 2s+1 बहुलता देता है, तो सिंपल सा 2s+1 इक्वल्स टू, इसमें क्या दिया 2, तो इसलिए मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी इसकी 2। याद रखेंगे इसको। 97 का B। रैम और रोम क्या मेमोरी होता है कंप्यूटर का? तो सिंपल सा कंप्यूटर मेमोरी होता है, कंप्यूटर की यादें। 98 का B। 99 यदि साबुन के बुलबुले में अधिक हवा धकेल दी जाती तो उसमें दाब, देखिए हवा अंदर अधिक जाएगा जिसके कारण उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। त्रिज्या के बढ़ने से उसका क्या होगा? दाब कम हो जाता है, तो कम हो जाता है। जैसे ये हवा का बुलबुला है ना, इसमें हवा जो ही ज्यादा दोगे तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, बड़ा आकार का बनेगा, जिसके वजह से उसका दाब क्या हो जाता है? उसके अंदर कम हो जाता है। तो 99 का क्या हो जाएगा A। यदि Q एक चक्रीय समन्वय है तो इसके लिए हमको याद रखना पड़ेगा del L/del Q इक्वल्स टू 0। तो 100 का हमारा क्या हो जाएगा B। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये आपके क्वेश्चन थे 2020 के 2020
2020 के। तो 100 क्वेश्चन जो पार्ट 2 से थे, यदि आपको अच्छा लगा बाबू अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और फोड़ के आइए एग्जाम को, क्योंकि मेहनत लगता है क्वेश्चन बैंक भी बनाने में, जल्दी मार्केट में मिलता भी नहीं है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थोड़ा बोरिंग तो जरूर लगा होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन को इतना जल्दी कंप्लीट करना आसान नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।